क्या होगा अगर क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद हम उस ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर दें और उसके 2-3 दिन बाद ही उस पूरे ही अमाउंट को हम पे कर दें। क्या इस केस में हमें कोई फाइन चार्ज होगा? कोई एडिशनल इंटरेस्ट तो नहीं देना होगा? क्या ईएमआई ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा? हमें बैंक वगैरह जाने की जरूरत तो नहीं है। जब हमने पूरा ही अमाउंट पे कर दिया तो आगे इस अमाउंट का कैसे एडजस्टमेंट होगा अगर मैं अपने कार्ड से और खर्चा करूं तो? जब मैंने पूरा ही अमाउंट पे कर दिया है तो क्या फिर भी मुझे मंथली ईएमआई देना होगा? ईएमआई क्लोज कराने का क्या प्रोसीजर है? क्या क्लोज कराने का हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होता है? जानेंगे इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिटेल में, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्रेडिट कार्ड का बिल डेट और ड्यू डेट समझना होगा, तभी जाके आप आगे का टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हर क्रेडिट कार्ड का बिल एक स्पेसिफिक डेट में जनरेट होता है। हर क्रेडिट कार्ड का हो सकता है अलग अलग हो, पर होता है एक फिक्स डेट में ही। बिल जनरेट होने के बाद हमें मिलते हैं 15 से 20 दिन इस ड्यू को क्लियर करने के लिए। ठीक है, आइए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इसका बिल हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होता है। अभी जनवरी चल रहा है तो 15 जनवरी को इसका बिल बन के आ चुका है। इसमें मिले हमें 20 दिन इस ड्यू को क्लियर करने के लिए। तो जो 20वां दिन है वो है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी हुआ क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट, और जिस दिन बिल जनरेट हुआ है मतलब 15 तारीख को, तो 15 जनवरी हुआ इसका बिल डेट। ठीक है, चलिए अब हम अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि बिल जनरेट होने के बाद अगर हम ईएमआई बनाते हैं और उसको 2-3 दिन में ही पूरा पे कर देते हैं तो क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारा बिल जनरेट होके आ गया है 50,000 रुपए का। ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है तो 15 जनवरी को इसका बिल जनरेट होके आ गया होगा। ठीक है, ये जो बिल बना है ये बना है 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बिलिंग साइकिल में बना है। ठीक है, इसमें मिले हमें 20 दिन ड्यू को क्लियर करने के लिए। तो जो 20वां दिन है वो है 4 फरवरी। ठीक है, तो इस बीच जो भी हमने खर्चा किया अपने कार्ड से 50,000 रुपए का, ये 50,000 रुपए हमें 4 फरवरी तक लौटाना है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी रीजन से आपके पास पैसे नहीं है, पैसा आपका कहीं और खर्च हो गया, फैमिली में कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, वो पैसा आपका वहां लग गया, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा रीजन मान लेते हैं कि अभी आपको पैसे की प्रॉब्लम है, आपके पैसे कहीं और एक्स्ट्रा खर्च हो गए। ठीक है, अब आपको पहले ही ऐसा लग रहा है कि ये पैसा 50,000 रुपये इकट्ठा बैंक को नहीं लौटा पाओगे 4 फरवरी को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2-3 दिन बाद ही इसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने 18 जनवरी को इसका ईएमआई कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि 9 महीने की आपने इसकी ईएमआई करी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 18%। ठीक है, तो 18% के अकॉर्डिंग आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी 5,980 रुपये बनेगा। ठीक है, इसमें हमने जीएसटी पार्ट ऐड नहीं किया। ठीक है, जस्ट समझने के लिए फिगर लिया है। ठीक है, तो 9 महीने में जो बैंक को आप टोटल लौटाओगे इंटरेस्ट के साथ, वो लौटाओगे 53,824 रुपये। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ऐड होता है, जब भी हम ईएमआई बनाते हैं बैंक हमसे प्रोसेसिंग फीस प्लस उस पर जीएसटी भी चार्ज करता है 1 टाइम। ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड होगा। तो मान लेते हैं प्रोसेसिंग फीस प्लस पे जीएसटी 600 रुपये मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो भी 600 रुपये इसमें ऐड कर लो, तो टोटल आप बैंक को लौटाओगे 54,424 रुपये 9 महीने में। ठीक है, अब हमने बिल जनरेट होने के बाद ईएमआई कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये ईएमआई जो है वो अगले महीने से आई। ठीक है, तो इस महीने ना हमें ईएमआई पे करना है ना हमें 50,000 रुपये पे करना है। तो फिर क्या करना है, जब भी हम बिल जनरेट होने के बाद टोटल अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सिर्फ हमें मिनिमम अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, मिनिमम आपका टोटल अमाउंट का 5% होता है। ठीक है, मान लेते हैं 50,000 रुपये के ऊपर आपका 2,500 रुपये मिनिमम आया होगा। ठीक है, तो इस मंथ सिर्फ आप 2,500 पे कर दीजिए। ठीक है, ये भी जो 2,500 रुपये आप दे रहे हो ये अमाउंट आपका अगले साइकिल में एडजस्ट होकर आएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल से आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आप समझिए ईएमआई अगले महीने क्यों आया और ये 2,500 कैसे एडजस्ट होगा। ठीक है, हमने ईएमआई बनाई 18 जनवरी को। ठीक है, जो कि 16 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बिलिंग साइकिल में बना है। इस बिलिंग साइकिल का ड्यू आया 6-7 मार्च को। ठीक है, तो इसीलिए इस ईएमआई को जो मैं पे करना है 6-7 मार्च को देना है, और 6-7 मार्च को जो बिल आपका आएगा सिर्फ
आपका ईएमआई का और प्रोसेसिंग फीस का बिल आएगा। अगर इस दौरान अगर अपने कार्ड से खर्चा नहीं करते हो तो ठीक है। तो ईएमआई का अमाउंट 5,980 रुपये प्लस 600 रुपये प्रोसेसिंग फीस का टोटल हो जाता है 6,580 रुपये, ठीक है। पर इतना आपको नहीं पे करना, क्यों? क्योंकि पिछले महीने ही आपने 2,500 रुपये दे दिया, तो वो भी इसमें एडजस्ट होगा, ठीक है। तो ड्यू आपका दिखाएगा सिर्फ 4,080 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से ये अमाउंट आपका एडजस्ट होगा और ईएमआई आपका अगले महीने आएगा, ठीक है। और अगर आपको बिलिंग साइकिल के बारे में डिटेल में जानना हो तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद इसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगली सिचुएशन समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने ईएमआई बनाया, ईएमआई बनाने के 2-3 दिन बाद आपको कहीं से पैसे का इंतजाम हो गया, ठीक है। 50,000 रुपये आपने क्या किया, वो 50,000 लिया, एज इट इज कार्ड में पेमेंट कर दिया, ठीक है। आपको लगा कि मैंने 50,000 खर्च किया था, चलो 50,000 वापस डाल देता हूँ, बाद में देखेंगे हिसाब किताब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, बैंक हमसे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। जैसे ही वो अमाउंट ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, डे 1 से उस पर इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लास्ट समझा था, 50,000 रुपये को अगर हम ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं 9 महीने के लिए, ठीक है, तो हमें बैंक को जो टोटल लौटाना था 54,424 रुपये बैंक को लौटाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, जो आपने यूज किया 50,000 वही लौटाया, ठीक है। अभी भी बैंक को हमें 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी इसके लिए हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो यहां तक मैं आपके 2 डाउट्स क्लियर कर दूं, बैंक आपसे कोई भी फाइन चार्ज नहीं करेगी इस केस में, ना ही कोई आपको एडिशनल इंटरेस्ट इस पे देना है, ठीक है। दूसरा, ईएमआई आपका ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता इस तरह से पेमेंट कर देने से, ठीक है। हाँ, पर ये भी है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। चलिए अगेन सिचुएशन पे हम वापस आते हैं। अभी भी जो बैलेंस है बैंक का 4,424 रुपये, ये आपको बैंक को लौटाना है, ठीक है। वो अलग बात है कि आपके पास टाइम अभी प्रॉपर है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि 8-9 महीने कार्ड मुझे यूज नहीं करना, मुझे इसके कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट में नहीं जाना, मेरे दिमाग में कैंसिलेशन जैसा कुछ है नहीं, इस पे इंटरेस्ट भी ऐड हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से कस्टमर होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएट जो बैलेंस अमाउंट है वो भी आप पे कर दीजिए, बिल अपने आप बनता रहेगा, अपने आप कटता रहेगा। आपको हर महीने खोल के देखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट को कि कितना बिल बना था, कितना मेरा कट गया, अब कितना बैलेंस है, ठीक है। तो सिंपली आप ये काम कर सकते हो इस सिचुएशन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि आगे तो कार्ड आपको यूज करना है, लेकिन इस महीने कार्ड आपको यूज नहीं करना, जिस महीने आप ईएमआई बना रहे हो, 16 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बिलिंग साइकिल में, ठीक है। तो इसका जो ड्यू आएगा 6-7 मार्च को आएगा, ठीक है। तो 6-7 मार्च को सिर्फ आपको ईएमआई का ही बिल आएगा। आपकी ईएमआई 5,980 रुपये प्लस प्रोसेसिंग फीस 600, टोटल बिल आपको जो आएगा 6,580 रुपये का आएगा, ठीक है। लेकिन ड्यू में आपको कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 50,000 रुपये बैंक को दिया हुआ है। तो 50,000 रुपये में से ही ये ईएमआई का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, और उसके बाद भी आपका पैसा बैंक के पास एक्स्ट्रा रहेगा 43,420 रुपये, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने इस महीने कार्ड से खर्चा नहीं किया, लेकिन अगले महीने आपने 23,100 रुपये का खर्चा किया 16 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में। तो इस बिलिंग साइकिल का जो ड्यू आएगा 4 अप्रैल को आएगा, ठीक है। तो 4 अप्रैल को जो बिल आपको ड्यू देना होगा आपके खर्चों का और आपकी ईएमआई का, खर्चे आपके 23,100 रुपये, ईएमआई आपका 5,980 रुपये, ठीक है। तो टोटल हो जाता है 29,080 रुपये, ठीक है। तो यहाँ भी आपको ड्यू में कुछ भी नहीं देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो पैसा है 43,420 रुपये ये बैंक के पास है। तो इसी में से 29,080 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद भी आप ही का पैसा 14,340 रुपये बैंक के पास रहेगा, जो कि आगे आने वाले बिल में सेम इसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, जो भी हम देखेंगे। सेम इसी तरह से मान लो कि अगले महीने भी जो आपने खर्चा किया 8,490 रुपये खर्च किया, ये जो खर्चा आपने किया है 16 मार्च से लेके 15 अप्रैल के साइकिल में किया, तो इस साइकिल का जो ड्यू आएगा वो 5 मई को आएगा, ठीक है। अब आपको 5 मई को कितना पे करना है, सिर्फ 130 रुपये। कैसे बताता हूं, आपका खर्चा है 8,490 रुपये, ईएमआई है 5,980 रुपये,
दोनों को टोटल आप करोगे तो 14,470 आएगा। ठीक है, अब आपका पैसा बैंक के पास कितना है? 14,340 रुपए। ठीक है, इसमें से इसको लेस करोगे तो 130 रुपए का डिफरेंस आएगा। यही 130 रुपए आपको पे करना है 5 मई को। ठीक है, और यहां तक आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, यहां तक आपके 2 डाउट और क्लियर हो गए होंगे। तीसरा डाउट हमें यह था कि जब हमने पूरा पैसा दे दिया है तो इस अमाउंट का एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड और यूज करूं तो वो कैसे एडजस्ट होगा? तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा, इससे आप बेटर समझ गए होंगे कि यह अमाउंट कैसे एडजस्ट होता है। जब भी हमारा पैसा बैंक के पास एक्स्ट्रा चला जाता है तो वो हमारी शॉपिंग में इस तरह से एडजस्ट होता रहता है। जब तक आपका पैसा बैंक के पास एक्स्ट्रा है वो अमाउंट उसी में से एडजस्ट होता रहेगा, आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, वो उसमें से एडजस्ट होता रहेगा। जब वो अमाउंट खत्म हो जाएगा फिर आपको जो नॉर्मली बिल आता है वो आपको पे करना होगा। ठीक है, पांचवा सवाल हमारा ये था कि ईएमआई क्लोज कराने का क्या प्रोसेस है? क्या ईएमआई क्लोज कराने से हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस ईएमआई क्लोज कराने के प्रोसेस को बैंकिंग भाषा में हम फोर क्लोजर या प्री क्लोजर भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्लोज कराने के लिए आपको कस्टमर केयर पे बात करके क्लोज कराना होता है। और यस, इसका बिल्कुल चार्ज होता है। अगर आप सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर इसको क्लोज कराते हो तो जो चार्ज आपको लगा भी है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। कुछ बैंक बस जीएसटी पार्ट रिफंड नहीं करती है। ये सर्टेन टाइम पीरियड 7 से 15 दिन का होता है। किसी किसी बैंक में 7 दिन का तो किसी में 15 दिन का। इस टाइम पीरियड के बाद अगर आप क्लोज कराते हो तब आपको चार्ज देना पड़ता है। जब भी आप क्लोज कराओगे तो आपको बैलेंस का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये देना है, प्लस इस पर 3% का आपको चार्ज लिया जाएगा और 3% का जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर भी आपको 18% जीएसटी देना होगा। और जब भी इसको क्लोजिंग के लिए आप रिक्वेस्ट दोगे, या आपको 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर आपको पे करना होगा। अगर आप नहीं पे करते हो तो फिर आपको इसमें फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, मेन चीजें मैंने आपको बता दी है ईएमआई क्लोजर के बारे में। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना सकते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई दूसरा सिचुएशन हुआ हो तो वो भी चाहे तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर और भी कोई वीडियो देखना हो तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये सारी यूजफुल वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। आप चाहे तो इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं जिन भी फ्रेंड्स के पास क्रेडिट कार्ड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।